हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं विनोद बिंद आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल स्टडी रिसर्च सेंटर में। और आज हम पढ़ने वाले विराम चिन्ह का सेकेंड लेक्चर और बहुत ही अच्छे ढंग से देखेंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी विराम चिन्ह को तो जाकर के देख लीजिएगा, क्योंकि जो आधार है ना, आधार विराम चिन्ह का मैंने पहले वीडियो में दे दिया है। और जो शुरुआत कहीं कोई भी वीडियो हो, कोई भी अगर टीचर आपको पढ़ा रहा है ना, तो जो आपको आधार देगा वो पहले सबसे पहले देता है। तो अगर अच्छे ढंग से समझना है तो पहले जाकर के आप जो फर्स्ट है विराम चिन्ह का उसको देखिए, उसके बाद आइए इस पे। और आप किसी भी एग्जाम्स के दोस्तों तैयारी कर रहे हैं ना, तो आप आकर के चैनल पे विजिट करके यहाँ पे एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अभी स्पेशली हिंदी चल रही है, ये यूपीएसआई, लेखपाल, एमपीएसआई, ठीक है ना। तो बहुत अच्छे ढंग से हम लोग कवर कर रहे हैं पूरा विस्तृत से। आइए शुरुआत करते हैं। लोप चिन्ह दोस्तों इसमें पढ़ेंगे। हमने लाघव चिन्ह तक इसको देख लिया था पिछली वीडियो में, तो हम ये जो है आपका ये लोप चिन्ह, अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, लोप चिन्ह का जो चिन्ह होती है ना, ये होता है डॉट 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 या फिर प्लस प्लस प्लस, जब वाक्य में या अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो। ठीक है, वाक्य में या अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो। जैसे में स्वामी जी ने कहा, धर्म युद्ध की घड़ी निकट आई है बंधु। उसके बाद वो चुप हो जाते हैं और फिर बोलते हैं हम जिएंगे या मरेंगे। तो वही चीज़ होती है, मतलब कुछ ऐसे शब्द होते हैं ना जो मतलब सबके सामने व्यक्त नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम वहाँ पे चुप हो जाते हैं और चुप होने के कुछ सेकंड बाद फिर हम आगे की चीज़ें बोल देते हैं। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे स्वामी जी ने देखिए बोला है ना कि स्वामी जी ने कहा धर्म युद्ध की घड़ी निकट आई है बंधु, हम जिएंगे या मरेंगे। कुछ सेकेंड रुके, फिर हम जिएंगे या मरेंगे, मतलब कुछ और बोलना चाह रहे थे लेकिन यहाँ पर रुक गए, क्योंकि ये बोलना उन्हें उचित नहीं लग रहा था सबके सामने। तो ध्यान रखिएगा इसको, ये होता है लोप चिन्ह। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह सबको पता है, ठीक है ना। बच्चों को पता है कि प्रश्नवाचक चिन्ह क्या होता है, मुझे उसकी बताने की जरूरत नहीं है। और इसकी देखिए पहचान, इसका जो चिन्ह होता है ये होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में लगता है। प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में नहीं लगाएंगे दोस्तों तो वो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है ना, जब तक ये नहीं लगाएंगे तब तक आपका वो मतलब तब तक वो सही नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा आपका। तो इसका लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है। अब नेक्स्ट है विस्मयादि बोधक चिन्ह। ठीक है, इसका देखिए चिन्ह ये होता है, ऊपर एक खड़ी पाई रहेगी, उसके नीचे एक छोटा सा बिंदी रहेगा। ध्यान दीजिएगा इसको। देखिए इसमें हर्ष हो गया, खुशी, घृणा हो गई, विस्मय हो गया, डर, आश्चर्य हो गया, संबोधन सूचक हो गया, इन सब शब्दों के बाद लगाया जाता है। देखिए संबोधन सूचक जैसे कि किसी को संबोधित करते हैं, बोलते हैं मित्रों। देखिए मित्रों के पीछे ये लग गया ना, मित्रों मैं अभी आ रहा हूँ, मित्रों मैं जा रहा हूँ, मित्रों मैं जाऊँगा। मोदी जी अधिकतर मित्रों का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यही चीज़ें इसका प्रयोग होते हैं मित्रों के बाद। मतलब मित्रों का मतलब दोस्तों जैसे हर्ष, घृणा, विस्मय, आश्चर्य, संबोधन सूचक, इन सब के पीछे लगता ही लगता है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए अतिशयता, ठीक है ना, अतिशयता प्रकट करने के लिए कभी कभी 2-3 विस्मयादि बोधक चिन्हों का प्रयोग होता है। जैसे में अरे शहर नष्ट हो गया, प्रलय, महाप्रलय से बोलते हैं ना लोग। तो वही चीज़ें एक के बाद एक लगता जाएगा, उसमें उनकी संख्या बढ़ती जाएगी। जैसे यहाँ पे बोला ना अरे शहर नष्ट हो गया, देखिए ये लगा है ना, उसके बाद हम जैसे बोलेंगे प्रलय तो इसके बाद डबल लगेगा, फिर बोलेंगे महाप्रलय, फिर ट्रिपल लगेगा। तो इस तरह से इसको याद रखिएगा। पहले राउंड में 1 लगेगा, दूसरे में 2 लगेगा, तीसरे में 3 लग जाएगा। उसके बाद पुनरुक्ति सूचक दोस्तों। पुनरुक्ति का मतलब होता है उसकी पुनः उक्ति, मतलब उसी चीज़ का रिपीटेशन, किसी भी शब्द का रिपीटेशन, मतलब 2 बार उसका किसी भी शब्द का 2 बार बोलना। ठीक है, देखिए शब्द या वाक्यों की पुनरुक्ति बचाने में, किसी भी शब्द या वाक्य हो गया उसका आप नहीं चाहते कि हम इसको 2 बार लिखें, तो इसके लिए आपका पुनरुक्ति सूचक शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे में देखिए आप कोई भी लाइन लिखते हैं ना दोस्तों, चलिए मान के चलिए आप अपनी कॉपी पे लिखते हैं, तो ऊपर जो चीज़ लिखी रहती है ना, तो अक्सर आप वही कार्य करते हैं, नीचे भी लिखनी वही होती है, तो आप उसको पूरा नहीं लिखते हैं। आप क्या करते हैं कि ऐसे ऐसे करके जगह जगह 3-4 जगह पूरी आपकी एक लाइन में कर देते हैं। इसका मतलब यही होता है कि जो ऊपर लिखा है ना बस वही नीचे भी है। जैसे में उदाहरण देखिए, पहली लाइन में लिखा है मनीष जा रहा था, हमें लिखना है दूसरी लाइन में राजीव जा रहा था। तो हमने क्या किया, राजीव तो लिख लिया, बट जा रहा था हमें ये लिखना था, तो हमने जा रहा था नहीं लिखा, उसके लिए क्या किया, पुनरुक्ति सूचक शब्द लगा दिया। अब समझ में आया आप लोगों को, बस वही होती पुनरुक्ति सूचक। ठीक है,
उसके बाद दोस्तों तारक चिन्ह, देखिए ये होता है पाद टिप्पणी के लिए। पाद टिप्पणी मतलब जैसे दोस्तों आप किसी भी कॉपी में लिखते हैं ना, तो उसके कॉपी के नीचे का क्षेत्र उसी को बोलते हैं पाद, मतलब पैर का क्षेत्र। तो वहाँ पे टिप्पणी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, किसका, तारक चिन्ह का। उसके बाद योग चिन्ह। योग चिन्ह आप लोगों को पता है ये प्लस होता है, योग मतलब होता है जोड़ना, ठीक है, जोड़ना। तो दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ने में या फिर संधि तथा शब्द की व्युत्पत्ति बताने में, संधि या शब्द की व्युत्पत्ति बताने में, इसको याद रखिएगा। अब हो गया तुल्यता सूचक चिन्ह, इसमें आपका तुलना करेगा, ठीक है ना। और ये जो चिन्ह होता है ये बराबर होता है, ध्यान रखिएगा, हम इसको बराबर बोलते हैं, इक्वल बोलते हैं। ये रहा आपका तुल्यता सूचक। देखिए समान तो सूचित करने के लिए होता है, ठीक है, इसमें समानता सूचित करता है। दूसरी बात संधि एवं समास को दिखाने के लिए होता है। देखिए समानता सूचित करने का मतलब दोस्तों, जैसे आप हाई स्कूल मैथ पढ़े होंगे ना, तो उसमें LHS बराबर RHS करता है। इसका मतलब ये होता है कि जितना LHS है उतना ही उसका मान RHS भी होगा, मतलब दोनों का मान बराबर होगा, ठीक है ना। तो उसमें बराबर का चिन्ह लगाया जाता है। देखिए इसको बराबर का चिन्ह बोलते हैं या फिर इक्वल का चिन्ह बोलते हैं, ध्यान रखिएगा इसको। और संधि एवं समास को दिखाने के लिए, जैसे आप लिखते हैं ना, आप चलिए रमेश का संधि विच्छेद कीजिए, रमा प्लस शीश। रमेश का संधि विच्छेद जो होता है रमा प्लस शीश, उसके बाद हम बराबर लगाते हैं और लिखते हैं रमेश। क्यों? क्योंकि दोनों बराबर है। रमा प्लस इस को अगर हम मिलाएंगे तो रमेश हो जाएगा, और दूसरी तरफ हमने रमेश ऑलरेडी लिखा है। तो ये समानता सूचित करने के लिए, संधि एवं समास को इस तरह से प्रदर्शित करने के लिए, ध्यान रखिएगा। उसके बाद विवरण चिन्ह, ये क्या होता है? देखिए वाक्यांशों के निर्देश में, और दूसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा आपका मतलब इसका जो प्रयोग होता है ना विवरण चिन्ह का, इसी मत होता है वस्तु के सविस्तार वर्णन में। जैसे में आप कोई हेडिंग देते हैं ना, तो हेडिंग के बाद ये लगाई जाती है, ये जो चिन्ह है ना ये लगाया जाता है। इसका मतलब दोस्तों ये होता है ना कि जो हेडिंग दी गई है उसके बारे में विस्तार से वर्णन किया जाएगा। अगर ये चिन्ह कहीं दिख जाए तो बस समझ जाइए कि इसके मतलब जो उसके पहले लिखा गया शब्द उसके बारे में विस्तृत से चर्चा किया गया है। तो ये हेडिंग का चिन्ह होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद होता है तिर्यक रेखा। इसमें पाई होती है, एक पाई होती है लेकिन तिरछी होती है, तिर्यक होती है। इसका मतलब होता है या अथवा, ठीक है ना। हमसे कोई, चलिए हमने बोला कि मनीष या संतोष दिल्ली जाएगा, तो हमने लिख दिया मनीष / संतोष, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ इन दोनों में से कोई एक, मनीष या संतोष, दोनों में से कोई एक दिल्ली जाएगा, ठीक है ना। तो ये होता है आब्लिक का चिन्ह। आब्लिक मतलब दोस्तों तिर्यक रेखा, उसको आब्लिक मत समझिए। गोली क्या होता है? ये मुख्य बातों या तथ्यों को सारांश रूप देने में, इसका सिंपल सी बात है, जो चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट लगे उसके आगे लगा दीजिए। देखिए हमने यहाँ पे स्टार लगाया है ना, ये हमने स्टार लगाया, मतलब इंपॉर्टेंट की बातें नहीं हो रही दोस्तों। कहने का मतलब जैसे आप कोई किसी लाइन की शुरुआत करते हैं ना, कहीं से कोई मतलब लिखना शुरुआत करते हैं, तो जो लाइन रहती है उसके पहले आप लगा दिए क्या, गोली का तरह। जैसे हमने देखिए सब पे स्टार लगाया है, तो आप गोली लगा सकते हैं, ठीक है, गोली लगा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो मुख्य बातों या तथ्यों को सारांश देने में, ठीक है, आपको जो इंपॉर्टेंट लगे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो आप लिखते समय हर लाइन को गोली में कर सकते हैं। हर लाइन का मतलब दोस्तों जो आपको इंपॉर्टेंट लगे, ध्यान रखिएगा। फिर से समाप्ति सूचक चिन्ह, देखिए ये क्या होता है ना कि जैसे आप कोई पुस्तक लेते हैं ना, तो उस पुस्तक को खोलिए और सबसे लास्ट पेज पर जाइए, जहाँ पे पूरा पुस्तक खत्म होती है, पूरा पुस्तक जो खत्म होता है, ठीक है ना। ख़त्म होने का मतलब कि जहाँ से आपका पूरा का पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाता है, तो उसके नीचे देखिएगा आपको ये सब चिन्ह दिखाई मिलेंगे। इनमें से कोई एक, या तो ऐसे या फिर ये स्टार 3 स्टार या फिर 3 इस टाइप से ये सब मिलेगा आपको, पता है। ये इसलिए होता है क्योंकि लेख या पुस्तक की समाप्ति का बोध कराता है। मतलब ये पता चलता है कि अब इसके बाद पुस्तक नहीं, मतलब इसके आगे पन्ना नहीं जोड़ा गया है, ठीक है ना। मतलब जो भी चीज़ें हैं, कोई लिखने का कार्य नहीं किया गया, बस यहीं तक लिखा गया है, इसलिए इंडिकेशन करता है। और दीर्घ उच्चारण चिन्ह, ये जो होता है ये यस के आकार का होता है, ठीक है ना। जैसे हम बोलते हैं राम, ठीक है ना, तो राम बोलते हैं तो जो रा का आ है ना, ये थोड़ा लंबा खिंचता है, तो यही होता है, ये दीर्घ उच्चारण चिन्ह है। पाद बिंदु मतलब दोस्तों मैंने आपको बताया था कि पुस्तक, अरे कोई भी पन्ना लेते हैं ना, कोई पेज लिया आपने, तो उसके सबसे नीचे वाला क्षेत्र, तो उसी को बोलते हैं पाद बिंदु। अच्छा कुछ क्वेश्चन है, आइए इसको देख लेते हैं। योजक चिन्ह के स्थान पर और व तथा का प्रयोग किया जाता है, ये तो अच्छी तरह से पता है, ठीक है ना। एक मिनट दोस्तों।
देखिए पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों को कहाँ से लिया गया है। पूछता है एग्जाम में, पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार जो विराम चिन्ह लिया गया है कहाँ से लिया गया है, अंग्रेजी से लिया गया है दोस्तों, ठीक है। और देखिए समान अधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे बोलते हैं ना समान अधिकरण या फिर समान आधार, हम बोलते हैं राम श्याम मोहन संतोष, तो अगर ये सब लिखते हैं तो किसका प्रयोग होता है, अल्प विराम का। हमने पहले ही आपको बताया। और इसका प्रयोग दोस्तों ओनली 3 टाइम्स ही लगातार किया जा सकता है, चौथी बार नहीं करेंगे। चौथी बार अगर इसका हमें प्रयोग करना पड़ा तो हम और लगाएंगे, व लगाएंगे, तथा लगाएंगे, इसके लिए ध्यान रखिएगा। और अच्छा ये देखिए जैसे उदाहरण है वाराणसी के पुलिस कप्तान नवनीत सिकेरा, मतलब हमने पुलिस कप्तान के बाद नवनीत सिकेरा लगा दिया, ठीक है। और ये देखिए आपका है पाद चिन्ह श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने किस नाम से अभिहित किया है, ठीक है ना। मतलब पाद चिन्ह को श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने किस नाम से अभिहित किया है, मतलब किस नाम से उनको पुकारा है, जाना है, तो ये रेखा बोले हैं, पाद चिन्ह को रेखा बोले हैं। मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस प्रेमचंद का प्रयोग करते हैं। अच्छा देखिए इसमें हिंदी है, हिंदी में ऐसे ऐसे शब्द दे देगा कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये, मतलब आपको ये लगेगा कहीं कहीं ये उल्टा सीधा तो नहीं ना प्रयोग कर दिया गया। प्रेमचंद यहाँ पर दिया है, भाव प्रकट करने के लिए किस प्रेमचंद का प्रयोग करते हैं, तो ध्यान रखिएगा अर्ध विराम, ठीक है। कठिन शब्दों को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, कोष्टक। देखिए जैसे कठिन शब्दों को स्पष्ट प्रकट करने के लिए, जैसे हम लोग कोई चीज़ लिखते हैं ना, तो हमें अगर उसके बारे में जनरली मतलब बहुत ज़्यादा वो चीज़ मतलब प्रचलित में नहीं रहती, तो हम क्या करते हैं उसके आगे एक कोष्टक लगाते हैं और उसके बारे में हम स्पेशली लिखते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलिए हमने लिखा कि अलाउद्दीन खिलजी कुंडा का सूबेदार था, तो किसी को ये नहीं पता कि कुंडा कहाँ था कैसे, मतलब कहाँ पर था, तो हमने क्या किया, कुंडा के बाद हमने लिख दिया प्रतापगढ़, तो हमें ये पता चल गया कि हाँ प्रतापगढ़ के अंदर है, मतलब प्रतापगढ़ जिले में पड़ता है, ठीक है। तो ये उसका स्पष्टता दिखाता है कठिन शब्दों का। और दोस्तों पंडित कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की जो संख्या है ना 20 है, ठीक है। तो इस तरह से आपका विराम वाला चैप्टर समाप्त हो गया और हमने बहुत अच्छे ढंग से इसको देखा। तो इसी पे समाप्त करते हैं, ठीक है दोस्तों, नमस्कार।